हिंदी साहित्य लेखन में सिनीवाली शर्मा जी एक पहचाना हुआ स्थापित नाम है। अपने लेखन के जरिए पाठकों के अंतर्मन को छूने वाली लेखिका सिनीवाली शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, हंस अकेला रोया। तो प्रस्तुत है कहानी हंस अकेला रोया। अचानक लाश जलने की बदबू विपिन को आने लगी। मुड़कर चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं था। भोर होने को थी। घास पर ओस की बूंदें बिखरी थीं। ये बूंदें उसकी आंखों में भी उतर आईं। पर यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है? शायद कोई जानवर? नहीं, उसने चारों ओर घूम कर देखा, कहीं कुछ नहीं था। पर यह दुर्गंध बहुत ही नज़दीक से आ रही थी। इसी खेत से। मिट्टी को हाथ में उठाया, उसे नज़दीक लाकर सूंघा। हाँ, इसी मिट्टी से आ रही है लाश जलने की बदबू। ये मिट्टी इसी खेत की है जिसे कुछ दिन पहले ही विपिन ने 4 लाख में बेचा है। ओह, खेत बेचना बेटी बेचना दोनों बराबर ही तो होता है। वो फूट फूट कर रोने लगा। बहुत दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद रोया है वो। आंसू भी बहने के लिए एकांत चाहते हैं। आंसू की तरह यादें भी बिखर गईं उसके आसपास। कुछ ही दिन हुए हैं जब बाबूजी को लंबी बीमारी अपने साथ ले गई। लगता है जैसे कुछ ही पल बीते हैं। अभी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं साफ साफ। घर के बाहर भीड़ लगी थी। दिन तो रोने धोने में ही बीत गया। शाम होने से पहले दाह संस्कार होना जरूरी था। पर बढ़ई आम गाछ के नीचे अर्थी बनाने के लिए हुज्जत कर रहा था। मालिक, हम तो 5,000 से 1 पैसा कम नहीं लेंगे। वहीं विपिन किशोरदा और 2-4 युवकों के साथ खड़ा था। नवीन गरमाता हुआ बोला, साला बकवास करता है। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ब्याह का मड़वा बनाएगा। रासो बढ़ई भी अपना तर्क देता हुआ बोला, मालिक, हम तो कम में बोल रहे हैं। जितना बड़का आदमी माँ साहब थे उस हिसाब से तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। तुम भी खूब समझता है ये काम अपने से करने का नहीं है, नहीं तो इसीलिए अधिक बचर बचर कर रहा है। इसी बीच एक बच्चा विपिन को बुलाने आ गया। चच्चा, वहाँ आपको कोई खोज रहा है। विपिन किशोरदा की ओर देखते हुए वहाँ से चला गया, जैसे जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप गया। बहुत हील हुज्जत के बाद बात 500 रुपये पर ख़त्म हुई। मृत्यु दुख का कारण होती है, पर आर्थिक परेशानियां इन्हें और बढ़ा देती हैं। सुधीरदा नवीन से कह रहे हैं, 10 मन लकड़ी का तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। 5 किलो घी भी तो ज़रूरी है। लकड़ी बेल का नहीं, देवदार या आम का होना चाहिए। बेल का तो हम लोगों में चलता ही नहीं। तो नवीन ने बात आगे बढ़ाई। सुशीलदा कंधा पर गमछा रखते हुए बोले, मुझे लगता है 4 ट्रैक्टर करना होगा। एक में लकड़ी और सब सामान रहेगा और बाकी में आदमी। नवीन उत्सुक होते हुए, कितना आदमी होगा? सुशील बोला, खाली टोला टाटी नहीं, पूरे गांव भर के लोग आएंगे ही। आसपास के गांवों में भी उनके विद्यार्थी हैं। कुछ तो वो लोग भी रहेंगे ही। पढ़ाते बहुत अच्छा थे, बहुत इज्जत है आसपास के गांवों में इनकी। सुधीर बाबू बात को आगे बढ़ाते हुए, तब तो गांव वाला घाट ले जाना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ तो गरीब गुरबा जाता है। यहाँ ले जाने पर ही लोग समझ लेते हैं कि घर की हालत ठीक नहीं है। थोड़ा दूर पर है सिमरिया घाट ही ठीक रहेगा। क्यों नवीन, सही कह रहा हूँ ना? उनके इस बात पर सभी ने एक साथ सहमति दी कि ये बात एकदम सही है। विपिन के कानों में आवाज़ जा रही थी। मन ही मन जोड़ने लगा कि सिमरिया इतने आदमियों को ले जाने में कितना खर्चा लगेगा। फिर किशोरदा को इशारे से बुलाकर अलग हटकर बात करने लगा। अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए? वे सभी तो कह रहे हैं कि इज्जत के हिसाब से गांव वाला ठीक नहीं रहेगा, सिमरिया ही ले जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आदमी आगे पीछे सोचकर कुछ करता है। सिमरिया इतने लोगों को ले जाने में बहुत खर्चा होगा, और अभी तो खर्चा शुरू ही हुआ है। पर दादा लोग क्या कहेंगे? हम कह देंगे कि रात होने लगी है, इसलिए गांव का घाट ही ठीक रहेगा। गंगा की धार यहाँ भी ठीक है। उन दोनों के बीच बात तय हो गई, पर गोतिया भाई भी अपने हिसाब से तय करते रहे। कोई बिना सोचे समझे ही कुछ बोलता, तो कोई अपने मन की बात दूसरों से कहलवाता। ऐसे ही नहीं कहा गया है, गोतिया दाल गलाने से ही गलता है। नए मालिक, बिना 1 बीघा खेत के हम आगे नहीं देंगे। किशोरदा समझाते हुए बोले, ऐसा बोलो जो आदमी दे पाए। पैसे की कौन कमी है इनको? माँ साहब को कौन नहीं चीनता था? अपना इंतजाम करके गए हैं। कैलू डोम ऐसे बोला जैसे कोई भेद खोल रहा हो। पेंसिल मिलता था उनको, पेंसिल। तो सब पेंसिल तुम्हारे नाम लिख गए हैं, साथ में खेती बाड़ी भी? कैलू डोम को ये सब सुनने की आदत थी। वो अपनी मांग बदलते हुए बोला, मालिक,
खेत नहीं तो गाय ही दे दो, बाल बच्चा दूध खाएगा और जिंदगी भर उनका नाम लेता रहेगा। यहाँ भी बहुत देर तक हुज्जत होता रहा। गाय लेगा, हाँ हाँ धेनु गाय देंगे। साले तुम तो माथे पर ही चढ़ गए हो, उतरते ही नहीं। अब जो कहिए मालिक। विपिन की ओर देखते हुए कैलू डोम बोला, हमरा खेती तो आप सब ही हैं, हम कहाँ जाएंगे पेट पोसने। सही बात है, तुम्हारा कमाई यही है, किशोरदा बोले, लेकिन ब्याह शादी में मांगते हो तो अच्छा लगता है, पर अभी। अपनी बात कमज़ोर होते देख कैलू डोम बीच में बोल पड़ा, कोई जवान आदमी थोड़े ही थे वो, पक्कल आदमी ही थे, बूढ़ा वृद्धा में ही तो हक बनता है हमारा। अर्थी बनाने से पहले और अब पिता को चिता पर लिटाने के बाद तक विपिन यही तमाशा देख रहा था। मृत्यु भी कमाई का जरिया बन जाता है। यह इंसान की संवेदनहीनता है या पेट की आग जो। विपिन का मन हुआ गरज कर कह दे, किसी की लाश पर भी तुम अपना पेट भर लेते हो, आदमी हो। लेकिन वो चुपचाप तमाशा देखता रहा और कैलू डोम हाथ नचा नचा कर बोलता रहा, गाय ने तो 5,000 रुपया ही दे दो मालिक। विपिन एक और चिता पर अपने पिता की लाश देख रहा था तो दूसरी तरफ समाज की सच्चाई को। एक तरफ जीवन का सच तो दूसरी तरफ समाज का। हुज्जत होते होते मात्र 200 रुपये पर बात खत्म हुई और तब विपिन अपने पिता को मुखाग्नि दे पाया और धू धू कर चिता जलने लगी। मिट्टी का शरीर राख बनने लगा, पर भावनाएं तो मिट्टी नहीं होती। एक बार आग की लपटों से निकाल कर वो अपने बाबूजी को देखना चाहता है, पर अग्नि अपने साथ बहुत कुछ जला रही थी। 5-6 दिन बीत गए। धीरे धीरे भोज भात की चर्चा होने लगी। विपिन दरवाजे पर बैठा सबकी बातें सुन रहा था। मदन चा बोले, अरे विपिन, चद्दर क्यों नहीं ओढ़ लिया? ठंड लग गई तो? अभी तो नमक भी नहीं खाते, फलाहार पर ही हो। कमजोरी तो ऐसे ही आती है बिना नमक के। अरे ननकू, जा जरा भौजी से मांग कर चद्दर तो ला दो, ऐसे ही भोज खाएगा। भोज का नाम सुनते ही बाटो दा को बात शुरू करने का मौका मिल गया। अरे पिछले साल चैत में दशरथ दा के बाबूजी मरे थे, ई भोज हुआ कि क्या कहें। अभी तक अगल बगल के गांवों में चर्चा होती है। अच्छा काका, हम नहीं थे उस समय, मैट्रिक वाला परीक्षा दिलवाने चले गए थे, ज़रा अच्छे से बताओ। भौंआ उचकाते हुए बड़े लाल बोला, हालांकि वो सब जानता था, केवल भोज की चर्चा करके माहौल बनाना चाहता था ताकि ये सुनकर विपिन को उत्साह आए और वो भोज करने में कोई कसर न छोड़े। क्यों काका, चाह पिए बिना नहीं बताओगे? अरे गुगुआ, जरा भीतर जाकर डेगची में चाह चढ़ाने के लिए भौजी से बोल दो। बिना तसला भर चाह के यहाँ नहीं पुरेगा, कक्का नहीं बोलने वाले बिना भर गिलास चाय पिए। पीछे से चहकते हुए महेश बोला, कक्का भी गप रसाना जानते हैं, अगर तुरंत ही सब बता देंगे तो फिर गप का स्वाद चला जाएगा। हो कक्का, बताइए ना जल्दी से, अब तो रहा नहीं जाता। बड़े लाल चिरौरी करते हुए बोला। बाटो काका तोन को हिलाते हुए संभल कर बैठ गए। अच्छा कहते हैं, तुम लोग भी नाक में दम कर देते हो। सब सुनने वाले थोड़ा और नज़दीक होकर खिसक लिए। विपिन चुपचाप सब देख और सुन रहा था। चटनी, 2 रंग का तरकारी, रतोबा और देसी घी का छनोवा पूड़ी दूर से ही गमगम गमक रहा था। हवा में उड़कर घी की महक दूसरे गांव तक पहुंच रही थी। जांघ पर हाथ फेरते हुए बोले, ई सबसे बढ़कर 5 रंग की मिठाई। 5 रंग की मिठाई? देसी घी वाली पूड़ी? आश्चर्य करते हुए बड़े लाल बोला। हाँ, वो कोई देहाती हलवाई नहीं था, बाहर से मंगवाया था। क्या मिठाई बनाया था? अरे खाली खाजा ही सिलाओ के खाजा को फैल कर रहा था। क्या मुचमुच खाजा था, दिल खज्जो था, दिल खज्जो। दिल खज्जो सुनकर मदन चा के मुंह पर उस खाजों का स्वाद आ गया। बस इतना ही बोल पाए, दिल खज्जो। बाटो काका उनकी अस्फुट आवाज़ का स्वाद समझ गए। आगे बोले, महीन दाना लड्डू, कलई दाल वाला जलेबी, उजरका रसगुल्ला और ई बड़का बड़का करका रसगुल्ला, एकदम बढ़िया वाला आइटम बम। उजरका रसगुल्ला तो ऐसा कि अगर एक बार रस गाड़ दो तो रुइया जैसा हो जाता था। 25-50 तो ऐसे ही खा जाना बड़ी बात नहीं थी। करका रसगुल्ला तो ऐसा था कि बोलते हुए उनके मुंह में रसगुल्ले की मिठास घुल रही थी और सुनने वाले सुनकर ही रसगुल्ले के स्वाद का आनंद ले रहे थे। भोज का ऐसा वर्णन करने की कला इस गांव में सबके पास नहीं थी कि सुनने वाले भोज का आनंद लेने लगें और जिस ध्येय से कहा जा रहा हो वो ध्येय भी पूरा हो जाए। विपिन से भी सभी ऐसे ही भोज की आशा करने लगे। सुनने वालों का मुंह देखकर बाटो काका समझ गए कि इतनी देर से जो बोलने में मेहनत किया वो बेकार नहीं गया।
तिरछी नज़र से विपिन की ओर देखा कि इस वर्णन का जिस पर असर होना चाहिए उस पर कितना हुआ है, या फिर से मुक्त कंठ से वर्णन करना होगा। पर शायद विपिन अनमना सा कुछ और ही सोच रहा था। गणेश वातावरण में आई शांति से भीतर ही भीतर बेचैन होने लगा। उकसाते हुए बोला, बाटो कक्का, आप भी कहाँ का गधा और कहाँ का सींग। शुरू कर देते हैं। कहाँ दशरथ बाबू की रईसी और। बाटो काका झट से बात काटते हुए बोले, गणेशवा, तुम भी बुद्धि से पैदल ही रह गए। दशरथ दा आज के रईस थे, बेटे के पैसों से रईसी कर रहे हैं। और विपिन का घर तो पहले से ही उन लोगों से बहुत आगे है। विपिन के बाबा में भी उनसे कम बोझ नहीं हुआ था, और दादा तो अपना इंतजाम खुद करके ही गए हैं। मदन चा भी तपाक से कूद पड़े। और विपिन जैसा बेटा है जो आज तक उनके सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, मरने के बाद भी उनकी इज्जत बनाए रखेगा। तुलना भी करते हो तो किससे? दशरथ दा से। मदन चा ने चालाकी से तुलना करके विपिन को दशरथ दा से 20 साबित कर दिया। तुलना में कोई भी अपने को कमतर नहीं होने देना चाहता है। नवीन भी बात को ठोक पीट कर और दुरुस्त कर लेना चाहता था। वो बात की पेंच कसते हुए बोला, हमारे तुम्हारे तरह थोड़े ही हैं कि खाली खेती से पेट पोसते हैं। चचा नौकरिया थे, सरकारी नौकरी थी पेंशन वाली। सभी विपिन की हामी से मोहर लगवाना चाह रहे थे, पर विपिन था कि चुप्पी लगाए। इसी बीच स्टील वाली थाली में प्लास्टिक वाले पियो फेंको कप में सबके लिए चाय आ गई। चाय लेते हुए बंशीदा बोले, विपिन तुम कहो तो। मैं उस हलवाई को जानता हूँ जिसने मुचमुचिया दिलखज्जो बनाया था। कहो तो कल भोर वाली जन शताब्दी पकड़ लूँ। आशा भरी नज़रों से देखते हुए बोले। लेकिन विपिन बिल्कुल चुप था। वहाँ पर बैठे सभी लोगों को विपिन का व्यवहार देखकर मायूसी होने लगी। तुम भी मर्दे कहाँ फंसा रहे हो? उतना दूर आने जाने में खर्चा नहीं होता है क्या? बाहर से आएगा 100 नखरे दिखाएगा। मैं बढ़िया हलवाई जानता हूँ, उससे कम नहीं है इसका भी दिलखज्जो, और खर्चा भी कम। मदन चा बोले। अपनी बात सबके सामने कटते देख बाटो काका चिढ़िया गए। तुम ना मर्दे, क्या बूझोगे? मदन चा भी जवाब देने के लिए जैसे तैयारी बैठे थे। हाँ हाँ, दूर का ढोल सुहावन होता है, सब जानते हैं, पर वो ढोल बजाने में खर्चा भी होता है। फिर भी विपिन पर इस बहस का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मदन चा सहमत की आशा में बोले, कहो तो कल उसे बुला लाऊं। बाटो कक्का को लगने लगा कि विपिन इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलने वाला है। अपनी धोती झाड़ते हुए खड़े हो गए। बोले, सब हम लोग अपने ही मन से करकरा लेंगे कि कुछ विपिन को भी सोचने विचारने के लिए छोड़ेंगे। घर परिवार से बात विचार कर लेगा। चल रे गणेशवा चल, सांझ हो गया, गाय दुहने का बेला होने वाला है। बाटो काका कहते हुए वहाँ से निकलने लगे। इसी बीच नाई भी आ गया, क्योंकि अर्गासन ले जाने का समय हो गया था। पिछले 9 दिनों से केदार पंडित जी गरुड़ पुराण कहते आ रहे थे। उनकी भितरिया इच्छा थी कि श्राद्ध वही कराएं, भरे पूरे घर से जितना अधिक हो सके दक्षिणा टान सकें, पर फूफा जी ने उनकी एक न चलने दी। इसका एक कारण ये भी था कि ऐसे अवसरों पर जो अधिक मदद करता है या जिनकी बात अधिक चलती है, उसे उस परिवार का सबसे अधिक निकट का मान लिया जाता है। इतने सगे संबंधियों के बीच फूफा जी ये मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सबके बीच उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि साले बाबू के श्राद्ध में तो पंडित बाहर से आना ही चाहिए, क्योंकि गांव के पंडित जी का संस्कृत उच्चारण अशुद्ध होता है, जिससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। और श्राद्ध में गांव के बाहर से भी लोग आएंगे। उनके बहुत से विद्यार्थी जो बाहर नौकरी चाकरी करते हैं वो भी आएंगे। उनके सामने गांव वाले पंडित जी ठीक नहीं रहेंगे, और इससे घर की आर्थिक स्थिति का भी अंदाज़ा लग जाएगा। ये बात उन्होंने विपिन से बिना विचार किए ही सबके सामने कह दी। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर पंडित जी का इंतजाम यहाँ नहीं हो सका तो हमारा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के बीच होता है, वहीं से बुलवा देंगे। अब तो विपिन चाह कर भी उनकी बात नहीं काट सकता था। फूफा जी से पहले तो भुआ ही सबके सामने छाती पीटना शुरू कर देती। दादा के आंख बंद करते ही हमारा नैहर छूट गया, सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए, हमें पूछता कौन है। विपिन मन ही मन समझ रहा था, पंडित जी के आने का खर्च पर कई बार सब समझते हुए भी चुप रहना जरूरी हो जाता है। सब बातें बोलने के बाद फूफा जी विपिन को देखकर बोले, क्यों विपिन, तुम क्या कहते हो? पंडित जी को बुलवा रहे हो या? विपिन बोलना चाह ही रहा था कि फूफा बीच में बोल पड़ी, बेटा तुम ये सब चिंता छोड़ो, फूफा जी सब संभाल लेंगे। परिवार में बड़े बूढ़े इसीलिए तो होते हैं। तो अपना माथा हल्का रखो, ऐसे में बहुत भार तुम्हारे ऊपर है। फूफा जी कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाल कर बोले, लो अभी बात कर लेते हैं, तुम भी निश्चिंत हो जाओगे। हेलो,
प्रणाम, मैं वेणु प्रकाश बोल रहा हूँ। आपसे एक प्रार्थना थी। हाँ यजमान, प्रणाम प्रणाम, कहिए क्या सेवा की जाए। ऐसा कहकर आप हमें क्यों पाप चढ़ा रहे हैं? थोड़ा रुकते हुए बोले। हमारे साले बाबू का स्वर्गवास हो गया है। हम सब चाहते हैं कि श्राद्ध आप ही संपन्न करवा देते तो, अगर आपके पास समय है तो। अच्छा, कब है? देखता हूँ फुर्सत में हूँ या नहीं। 15 तारीख को। अच्छा, कुछ सोचते हुए, ठीक है, उस समय फुर्सत में हूँ। जी, बड़ी कृपा होगी आपकी, आप पधारें। पंडित जी आने को तैयार हो गए, पर विपिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि पंडित जी दक्षिणा कितना लेंगे। फूफा जी ने बात आगे बढ़ाई। आपके योग तो हम नहीं हैं, फिर भी हमसे जो हो सकेगा उतना करने से हम पीछे नहीं रहेंगे। पंडित जी बात ताड़ रहे थे। कहा, आप तो हमारे पुराने यजमान हैं, आपके आगे हम क्या मुंह खोलेंगे, पर अपनी सुविधा के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी, कहा जाए। बात इतनी सी है कि हमारी उम्र हो गई है, रेलगाड़ी या बस से तो अब आना जाना नहीं कर पाते हैं, असुविधा होती है, इसलिए कार भेजनी होगी हमें लाने के लिए। जी ज़रूर। इसके बाद पंडित जी एक साथ कई फरमाइशें करने लगे। बुढ़ापे का असर है, पेट पहले जैसा नहीं रहा, डालडा और रिफाइन से हमें परहेज है, खाना तो 2 कौर ही है पर शुद्ध घी का बना खाते हैं, 2 बजे दोपहर में भोजन कर पाते हैं, नाश्ते में काजू किशमिश, कम चीनी वाली मिठाई और 1 गिलास काली गाय का दूध। फूफा जी उनकी हर इच्छा पूर्ण करने को तत्पर थे। और सबसे ज़रूरी बात है, सुबह सुबह गाय के घी के साथ काली मिर्च की बुकनी डालकर पीते हैं, गला साफ रहता है। अगर इतना इंतज़ाम कर पाएँ तो हम। मोबाइल स्पीकर पर था, सभी सुन ही रहे थे। विपिन भी सुन रहा था और विपिन की पत्नी सुषमा भी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक साथ कई भाव आ जा रहे थे। फूफा जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा। हमें आपसे यही आशा थी, 3000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमें। इतना सुनकर विपिन के माथे पर पड़ी चिंता की रेखा और गहरी हो गई। सुषमा का मन हुआ कि चुपचाप यहाँ से उठकर चल दे, पर यह सोचकर बैठी रही कि सब तुरंत खुसुर फुसुर करने लगेंगे कि ससुर के काज में पतोहू ही विघ्न खड़ा कर रही है। बस यही सोचकर वो चुप रही, पर विपिन को देखकर मन ही मन गुस्से में यही सोचती रही कि खाए के खर्ची नए और नगर में ढिंढोरा। काज खत्म होने के बाद जब घर में 1 रुपया नहीं बचेगा तब समझ में आएगा। रात हो आई। विपिन अपने कमरे में चुपचाप लेटा सोच रहा था। फूफा जी ने बात तो तय कर दी, पर कहाँ से हो पाएगा इतने पैसों का इंतजाम। बाबूजी के इलाज में खर्चा हुआ, वो तो उनका पेंशन था कि गृहस्थी और इलाज किसी तरह चल पाया। मेरी बेरोजगारी और खेती ने तो। इसी बीच सुषमा फलाहार के लिए काजू किशमिश और साबूदाना लिए आई। बर्तन जोर से रखने की आवाज़ से विपिन का ध्यान टूटा। वो उठकर बैठ गया। एक नज़र सुषमा पर डाली। सुषमा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो इस बात पर चर्चा करना नहीं चाह रही थी। उसने कहा, काजू किशमिश क्यों ले आई, साबूदाने से ही पेट भर जाता। सुषमा व्यंग करते हुए बोली, केवल आपके नहीं खाने से खर्चा घट तो नहीं जाएगा। विपिन तीखे शब्द बाण समझ रहा था। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बुल्लू के लिए रहने देती हैं, उसे अच्छा लगता है ना। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे हर महीने किलो किलो खरीद कर बुल्लू को खिला रहे हैं। उसके बारे में सोचते तो आज हाथ इस तरह खुला नहीं छोड़ते। बोलते बोलते सुषमा की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, फिर ध्यान आते ही आवाज़ धीमी की ताकि कोई सुन न ले। सबके यहाँ तो क्रियाक्रम होता है, पर नवलखा पंडित जी तो नहीं आते, तो क्या उनके यहाँ जो मरते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती? फूफा जी को क्या लगा बोलने में, फरमान सुना दिया, अब खिलाते रहो खोवा और पिलाते रहो घी। मैं कहती हूँ हम अपने बच्चे का पेट काट कर ही तो 12 गाँव न्योतेंगे, जित्ता का ठिकाना नहीं, और मरने के बाद भों भों नगाड़ा। विपिन कुछ नहीं बोला। सुषमा ने एक पल विपिन को गौर से देखा, फिर बोलने लगी, अब तो बाबूजी रहे नहीं, खाली खेती से घर का खर्चा चल पाएगा? नहीं ना, पिछले बरस जो गाय मरी तो गाय पोसना ही छोड़ दिया, खाने भर दूध और गोईठा से कुछ तो आता था। दिन रात पसीना बहाकर खेती की, ले गया सखुआ सब। कह गया था ना 2 महीने बाद अनाज का पैसा दे जाएगा, 6 महीने से ऊपर हो गया, लौट कर मुँह नहीं दिखाया, ऊपर से इतना बड़ा खर्चा। सुनते सुनते विपिन को गुस्सा आने लगा। तो क्या कहती हो, क्रियाक्रम नहीं करें, छोड़ दें? विपिन को गुस्सा होते देख सुषमा थोड़ा शांत होते हुए बोली, ये कब कह रही हूँ, नहीं करो, पर आदमी अपनी हैसियत देखकर खर्च करता है। अभी तो केवल पंडित जी तय हुए हैं, भोज भात और सब। वो बोल ही रही थी कि बाहर से आवाज़ आई।
विपिनदा, विपिनदा कहाँ हैं? आवाज़ सुनते ही सुषमा चुप हो गई और लोटे से गिलास में पानी भरने लगी। नवीन कमरे में घुसते हुए बोला, दादा आप यहाँ हैं? दरवाजे पर महापात्र आए हैं। श्राद्ध में जो सब सामान लगेगा उसका चिट्ठा लिखवाने आए हैं। वहीं उनको बैठाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। विपिन बोलकर पानी पीने लगा। विपिन जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ कि सुषमा बोल पड़ी, अभी सबका जीप बित्ता भर का हो जाता है, इसलिए जो करिएगा सोच विचार कर। विपिन कुछ नहीं बोला, चला गया। महापात्र धोती कुर्ता पहने, माथे पर चंदन लगाए कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। विपिन को देखते ही उनके मुख पर प्रसन्नता आ गई। दरवाजे पर जो लोग इधर उधर खड़े बातें कर रहे थे, सभी इन दोनों की बातचीत सुनने घेर कर खड़े हो गए तो कुछ चौकी पर बैठ भी गए। महापात्र जी विपिन की ओर देखते हुए बोले, श्राद्ध में लगने वाले सामान का लिस्ट हमें तैयार कर लेना चाहिए ताकि उस समय कोई असुविधा ना हो। विपिन ने एक बच्चे को कॉपी कलम लाने के लिए कहा। महापात्र जी ने पहले तो लंबी चौड़ी भूमिका बांधी। करने वाले तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। दान में जो वस्तु हम देते हैं उसका फल दिवंगत आत्मा को मिलता है। पर आसपास खड़े सभी समझ रहे थे कि अब ये असली मुद्दे पर आएंगे। पलंग, तोशक, चादर, मसहरी, जूता, छाता, पीतल के बर्तन, अनाज, सामान की सूची लंबी होती जा रही थी। अंत में गाय और सोना दान लिखाया उन्होंने। गाय और सोना दान सुनते ही विपिन के हितैषी किशोरदा की नज़र टेढ़ी हो गई। जो मजा लेना चाह रहे थे उनका मुखमंडल चमकने लगा। विपिन के कुछ बोलने के पहले किशोरदा बोल पड़े, आप भी गजबे कर रहे हैं। गाय और सोना आज के ज़माने में कौन दान करता है? महापात्र जी के लिए ये विरोध कोई बड़ी बात नहीं थी। वे अपनी बोली को शहद की तरह मीठा करते हुए कहने लगे, ये क्या कह रहे हैं किशोर बाबू? इनके बाबा में ही दान हुआ था। विपिन बाबू के घर की कीर्ति यहाँ 10 गांवों में किससे छुपी है? महापात्र जी अच्छी तरह से जानते थे कि चाशनी में बोली डुबा कर बोलने से सामने वाले पर क्या असर होता है, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी धंधा था। किशोरदा भी ऐसों को अच्छी तरह पहचानते थे। महापात्र जी की बात काटते हुए बोले, वो आज से 50-60 बरस पहले की बात है। अभी गाय का दाम जानते हैं? अब तो बूढ़ी गाय भी दान करना मुश्किल है। दुधारू गाय का तो नाम ही मत लीजिए। गमछा कंधे पर रखते हुए बंशीदा, उस जुग की बात मत करो। उस जमाने में सब घर के आगे गाय बंधी रहती थी। 2 चुरुआ दूध सबको मिल ही जाता था। आज कितने घर के आगे दुधारू खड़ी है? तर्क में दम था, पर नवीन को लगा कि ऐसे तो विपिनदा सीधे सीधे निकल जाएंगे, बिना खर्च का श्राद्ध कैसा? राजू के पीठ पर हाथ रखते हुए उसने अपने तरफ से पासा फेंका, ये कोई बात है? करने वाले आज भी कर ही रहे हैं। गाय नहीं तो कम से कम बछिया तो दान करना ही चाहिए। काका को स्वर्ग में पैठ होगा। ये कौन? बीच में एक बार विपिन ने आंख उठाकर नवीन को देखा। नवीन चुप हो गया। नवीन के चुप होते ही महापात्र जी समझ गए कि गाय दान करने वाले ये नहीं हैं। वातावरण पूरी तरह से नकारात्मक होने से पहले महापात्र जी ने बात छेड़ी, चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने सामर्थ्य की बात है। कम से कम 98 भर सोना तो दान होना ही चाहिए। बिना सोना दान किए श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता है। किशोरदा विपिन का मुंह देखने लगे और विपिन किशोरदा का। फिर महापात्र जी शुरू हो गए, देखिए हम कोई असरफी तो कह नहीं रहे हैं, 8 आने भर की तो बात है। किशोरदा तमक पड़े, फिर गाय लो या अशरफी क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही है। देखिए 2000 आदमी का आप भोज करेंगे, बाहर से कितने लोग आएंगे वो यही तो देखेंगे। भोज के खर्च के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। कुर्सी पर बैठे बैठे बंशी काका ने बड़ी कुशलता से बात तय करवा दी, तुम सब भी कितना माथा पच्ची करते हो। 2 घंटे से जिरह हो रहा है तो हो ही रहा है, चवन्नी भर में बात खत्म करो, समझे? किशोरदा फिर विपिन का मुंह ताकने लगे। उसका मुंह क्यों ताक रहे हो? हमारी बात तो विपिन का बाप भी नहीं टालता था। दान के सामानों की लंबी सूची में चवन्नी भर सोना जुड़ते ही महापात्र जी का चेहरा खिल गया। खड़े होते हुए बंसी काका से बोले, बाप रे बाप, बैठे बैठे डारा दर्द हो गया। जोगेंद्र भी वही बैठा सब सुन रहा था कि बंशी काका बोले, रे जोगेंद्रा, कल ट्रैक्टर समय पर ले आना, कल भोज की खरीदारी भी करनी है। ठंडा दिन में समय का पता ही नहीं चलता है कि सूरज कब 2 बांस ऊपर चढ़ गया। विपिन उठकर चला गया। तब किशोर जी की ओर बंसी काका टेढ़ी नज़र करते हुए बोले, क्यों किशोर, तुम तो जरूर जाओगे? अभी तो तुम में और विपिन में खूब सट्टम सट्टा है, हाथ पैर तो तुम ही हो उसके। फिर मुंह पर चवनिया मुस्कान लाते हुए, जाओ जरा उसके पैसा कौड़ी का भी इंतजाम देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि कल पूरे दिन पैसा जुरियाने में न लग जाए और सांझ यही हो जाए। आजकल सूरज डूबते देर नहीं लगती।
अगले दिन किशोरदास शर्ट फुल पैंट पहने, कंधे पर ललका चुनरिया गमछा लिए विपिन की कोठरी में आए। विपिन उस समय लकड़ी वाले अलमारी में कुछ खोज रहा था। भोज का सामान लाने जा रहे हैं, पीछे से किशोरदा बोले। हाँ दादा, आप ही का इंतजार कर रहे थे। और कौन कौन है साथ में? 8-10 आदमी हो गए हैं, 2 ट्रैक्टर भी तैयार हैं, अब बस चलने भर की देर है। बाढ़ ही जा रहे हैं ना? नहीं, मुकामा चलते हैं, 2-4 किलोमीटर का ही तो अंतर है। मैं कल ही जाकर पता कर आया हूँ, मुकामा आसपास के बाजार से सस्ता है। वैसे तुम क्या कहते हो? किशोरदा ने पूछा। दादा क्यों लजा रहे हैं? मैं तो आप ही के भरोसे निश्चिंत हूँ। आप ही तो सब संभाल रहे हैं, आप नहीं रहते तो पता नहीं। बोलते बोलते विपिन की आवाज़ काँप गई और आंखें भी भर आईं, पर वो तुरंत ही पीछे मुड़कर रुपए निकालने लगा और आंसू को आंखों से बाहर नहीं निकलने दिया। किशोरदास समझ गए पर कुछ बोल नहीं पाए। ये लीजिए रुपए, पर इतने से तो काम नहीं हो पाएगा। पर मोकामा में बाबूजी के विद्यार्थी की दुकान है, जो उधारी दे देगा, बाद में चुकाते रहेंगे। रुपए लेकर किशोरदा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से हुआ? विपिन जमीन पर बिछे कंबल पर बैठते हुए बोला, आपसे क्या छिपा है दादा? बाबूजी सबको समय समय पर कर्ज देते रहते थे बिना सूद के। मैंने उनको बस एक बार कहा, घर तक पहुंच गए। फूफा जी ने भी 25,000 दिया है। कितने का इंतज़ाम हुआ है? 1 लाख का तो हो गया है, कुछ और हो जाए पर क्या? अगर 2 लाख का इंतजाम हो जाए तो श्राद्ध पूरा हो जाएगा। किशोरदास सोचते हुए बोले, जिस हिसाब से खर्च हो रहा है लगता है 3 लाख से तो खर्च नहीं होगा। फिर दादा उतना तो मैं। वो सांत्वना देते हुए बोले, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। इतने में गणेश गरजता हुआ आया। किशोरदा चलना नहीं है क्या? सब तैयार हैं कब से, ट्रैक्टर हार्न पे हार्न दे रहा है। किशोरदा कमरे से जोर से बोले, बस अभी आया, ट्रैक्टर स्टार्ट करो। किशोरदा के जाने के बाद विपिन के माथे पर फिर चिंता घूमने लगी। 2 लाख का इंतजाम तो किसी तरह हो जाएगा, पर और 1 लाख कहाँ से आएगा? सूद पर? सूद अभी 2 रुपया सैकड़ा चल रहा है। 1 लाख का 2,000 रुपये महीना हो जाएगा। मूल तो दूर की बात है, सूद का 2,000 रुपये महीना कहाँ से आएगा? सूद किसी तरह दिया भी तो मूल कहाँ से लौटा पाएगा? फूआ भी कह रही थी जो पैसा उन्होंने दिया वो कर्ज लेकर दिया है, पर वो भी अच्छी तरह जानता है 25,000 रुपये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। एक एक पाई सबको चुकानी होगी। गृहस्थी, बेटे की पढ़ाई, सब कैसे हो पाएगा? कैसे चुका पाएगा सबको कर्जा? कभी कभी मन करता है कि श्राद्ध करने गया ही चला जाता। भोज भात पर बेकार का खर्चा है, समाज की चक्की में वो पिस जाएगा। कितना भी खिलाओ, पर वे लोग हमेशा यही कहते हैं, जिलेबी मोट पत्तल छोट। हाँ हाँ, यही ठीक होता। जिसे कम खर्च करना होता है वो गया चला जाता है। लोग क्या कहेंगे, यही ना कि पितृ ऋण नहीं उतार पाया। ओ नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या इतना स्वार्थी हो गया हूँ मैं? आज जब भोज खिलाने की बारी आई तो मैं ना जाने कितनी बार बाबूजी की उंगली पकड़कर कितनी दूर दूर तक भोज खाने गया हूँ, और आज जब खिलाने की बारी आई तो अंतर्द्वंद के बीच सामने बाबूजी के कमरे पर नज़र पड़ी। किवाड़ खुला है, सामने उनका बिछावन दिख रहा था। लगा जैसे एक पल के लिए बाबूजी उदास नजर आए। नहीं नहीं बाबूजी, मैं भोज करूँगा जितना मुझसे हो पाएगा। आज नहीं तो कल दिन जरूर बदलेगा, पर आप तो लौट कर नहीं आएंगे। हाँ हाँ, करूँगा भोज। भीतर का आवेग शांत होते ही फिर बुद्धि ने सिर उठाया। कहाँ से हो पाएगा इतना? पैसा खर्च करने की स्थिति में तो वो नहीं है। खेती से कितना आएगा? पानी, खाद, बीज, मजदूर करते करते जितना खर्चा होता है, कभी कभी तो सब लौट आता है, पर अधिकतर वर्षा, बाढ़, सूखा में फसल चौपट हो जाती है। खर्चा तक तो ऊपर हो नहीं पाता। पर पिछले बरस फसल अच्छी हुई थी। 90,000 का गेहूँ और मकई सखुआ को बेचा था। अगर वो समय पर पैसा देता तो बैंक में जमा करने पर कुछ सूद भी होता। पर महीनों पहले अनाज लेकर गया सखुआ आज तक देह भी दिखाने नहीं आया। कितने गाँव के किसानों का पैसा लेकर भागा है। आसरा देखते सबकी आंखें पथरा गईं। कितने बीमार किसान उसके लौटने की उम्मीद लिए ही मर गए। पैसा था ही नहीं, इलाज कहाँ से होता। कितनी बेटियों का ब्याह टूट गया, पर सखुआ नहीं आया। अभी भी लोग आसरा देख रहे हैं। पुलिस दरोगा भी किया, भगवान से भी कहा, पर सखुआ तो नहीं आया लौटकर। फिर वो किस दम पर 3 लाख भोज में खर्चा करने को तैयार है, जबकि घर में उसके पास जमा पूंजी के नाम पर बस 30,000 रुपये हैं। फिर कैसे? कोयला वाला बड़का बड़का चूल्हा कल से ही जल रहा है। वातावरण में शोरगुल और मिठाइयों की खुशबू तैर रही है। नए नए कपड़े पहनकर इधर उधर फुदकते उछलते कूदते बच्चे।
कई मन दूध का छेना बना है। सैकड़ों काला रसगुल्ला बड़का बड़का टब में ऊब डूब रहा है। वहीं दूसरे टब में उजला रसगुल्ला इतना भरा है कि लगता है कि वो टब के दीवार पर सब देखने चढ़ गया है। महीनदाना लड्डू कल रात ही तैयार हो गया है। इमली की चटनी, रतोबा और सबसे बढ़कर तरकारी, तेल से छलमलाता हुआ फूल गोभी और गरम मसाले की सुगंध दूर दूर तक जा रही है। पूड़ी छानना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 3000 आदमी के लिए पूड़ी बनाना कोई खेल तो नहीं है। हलवाई ने बोलते हुए आसपास नज़र दौड़ाई, पर किशोरदा नहीं दिखे। वहीं थोड़ा हटकर नरेश और नवीन कुर्सी पर बैठे ठहाका लगा रहे थे। हलवाई ने नरेश से ही पूछ लिया, किशोरदा तो दिखाई नहीं दे रहे, आपको अंदाज़ा होगा ही कितना मन आटा का पूड़ी बनेगा? नरेश तपाक से बोल पड़ा, अरे मर्दे, 12-13 मन आटा का पूड़ी छान दो। हलवाई थोड़ा अचकचाया, पर बोला कुछ नहीं, चला गया। उसके बगल में बैठा नवीन बोला, ये क्या बता दिया मर्दे, 9-10 मन तो बहुत है था। कनखी मारते हुए नरेश बोला, 2-4 मन ही तो अधिक बोला है, इतना पैसा रखकर विपिनदा क्या करेंगे? नवीन भी विचित्र हंसते हुए बोला, हाँ सही कह रहे हो यार, मास्टर काका बैंक ठसाठस भर कर गए हैं। भोज में थोड़ा बहुत बर्बाद होना भी चाहिए, नहीं तो कैसे लगेगा बड़का आदमी का भोज है। आज 13 हो गया। सगे संबंधी सभी पीपल में जल डालकर शुद्ध हो गए। आज से सभी गोतिया संबंधी पूजा कर सकेंगे। विपिन घूम घूम कर देख रहा है। झूठे पत्तलों पर कौवे मंडरा रहे हैं। कितना मन आटे की पूड़ी यूं ही रखी रह गई, कितनी बाल्टी तरकारी और मिठाइयाँ बची रह गईं। जितना भोज में खाना बर्बाद हुआ है, उससे कई महीने तक घर का खाना चल जाता। क्या करेगा इस बचे खाने का? बंटवाना ही होगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। कल से बेटे की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा, और आज अन्न की इतनी बर्बादी। थोड़ी देर चौकी पर बैठकर सोचता रहा, फिर कॉपी कलम लेकर हिसाब करने लगा। किसको कितना देना है, कितना बकाया है। पास में जो कुछ बचा था, जितना होगा उतने का हिसाब कर देगा, फिर देखा जाएगा कहाँ से इंतजाम करना है। हलवाई, टेंट, जनरेटर, सबका हिसाब लिखते लिखते जोड़कर देखा तो खर्चा 3 लाख से कुछ ऊपर ही था। उसे लगा शायद जोड़ने में कहीं कोई गलती हो गई होगी। फिर से जोड़कर देखा, 3,15,000 ही आया, और घर में पूंजी के नाम पर सिर्फ 30,000 ही थे। 2 लाख तो कर्ज ले चुका है, 1,15,000 और। चिंता और घबराहट में उसकी व्याकुलता बढ़ गई। ठंड के दिनों में भी माथे पर पसीना आ गया। लगा पत्नी टीकी कह रही थी, हैसियत के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। उसकी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। ओह, अब क्या करूँगा कि धोबिन की जोर से बोलने की आवाज़ आई, ई 50 कपड़ा हुआ है। फिर विपिन की ओर देखते हुए बोली, मालिक हमारा हिसाब फुर्सत से कर दीजिएगा, अभी जग का घर है, हम फिर आ जाएंगे। आंगन में बैठी दमयंती भूआ बोली, यहाँ मरनी में धोबिन क्या लेती है? सुषमा रसोई से निकलते हुए बोली, कपड़ा धोने का जो होगा और भोज भात में घर भर का खाना। रात में भी ले गई थी और अभी भी ले जाएगी। सुनते ही धोबिन का नरम स्वर गर्म होने लगा। कपड़ा के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता दुल्हन, हमरा 25 परिसेरी गेहूँ, 2 गो नयका साड़ी, पूरे परिवार का खाना होता है। सुषमा को सुनते ही लगा जैसे किसी ने किरासन तेल डाल दिया हो देह पर। फिर भी गुस्सा दबाते हुए बोली, हाँ हाँ, बहती गंगा में सबने हाथ धो ही लिया, तुम ही क्यों बचो? बिनिया धोबिन तिरसते हुए बोली, हमरे पर मत तमको मलकीनी, हम अपने मन से लगा भिड़ा के तो बोल नहीं रहे, जो चला आ रहा है बस वही बताए। आपके घर में सास होती तो सब जानती, तुम तो अभी बहुरिया हो, बड़ी मालकिन के आगे मुंह नहीं खोलना पड़ता। अंत में दमयंती फूआ बीच बचाव करती हुई बोली, अच्छा अच्छा, जो चला आ रहा है वो तो तुम्हारा होगा ही, हम भी 2-4 घर पता कर लेंगे। हाँ हाँ मलकिन, ज़रूर पता कर लेना, हम कोई गलत थोड़े ही बोल रहे हैं। और ये भी पूछ लेना कि अनाज देने से पहले अगर बीच में गरहन लग गया तो अनाज सीधा दुगना हो जाता है। इतना सुनते ही सुषमा के देह में लगा किसी ने दिया सलाई जला दिया हो, देह में आग लग गई हो। ये कौन सा नियम है? किसने कहा कि ग्रहण लगते अनाज दुगुना देना पड़ता है? खेत में उपज ना हो पर तुम्हारा कर्जा हमें उतारना होगा, तब तो हम हाथ में कटोरा ही पकड़ेंगे ना, और तो कोई रास्ता बचता ही नहीं। सुषमा विपिन को निकल जाने वाली नज़रों से देखती हुई सामने से चली गई। बिनिया धोबिन फिर कपड़ा गिनने लगी, 1 2 3। विपिन हिसाब जोड़कर पत्नी को जाते देखता रहा और धोबिन की बात सुनता रहा कि दरवाजे के पास कुम्हार भी आके खड़ा हो गया। मालिक भोज का बच्चा पूरी रसगुल्ला लेने आए थे, गांव भर में भोज की बड़ी चर्चा हो रही है। बैठो, पूरी रसगुल्ला ले लिए? डलिया दिखाते हुए कुम्हार बोला, हाँ मालिक वही लेने आए थे।
मालिक, ऐसा भोज तो आसपास इलाके में नहीं देखा है। विपिन चुपचाप सुन रहा था, फिर बोला, कुछ कहना चाहते हो? हाँ मालिक, बिनिया धोबिन की तरह हमारा भी 24 पसेरी अनाज हिस्सा होता है। 10 दिन के मट्टी का बर्तन जो दिया उसका आप जो दे दें, आपके आगे मुंह क्या खोलेंगे। इसी बीच नाउन भी पिछवाड़े के दरवाजे से हाथ में पैर रंगने की कटोरी रंग माथे पर अचरा लिए भीतर आ गई। मलकिन कहाँ हैं? आज तेरह के दिन गुण रगा कर ही पवित्र हुआ जाता है। सुषमा नहीं दिखाई दी। नाउन ने इधर उधर आंख नचाकर देख लिया। वहाँ बैठी फुआ से बोली, तब तक आप ही रंगा लीजिए, दुल्हन काम धाम में होंगी। बैठकर दमयंती फुआ के पैर का नाखून काटने लगी। विपिन की ओर देखती हुई बोली, लगता है मालिक हिसाब कर रहे हैं। कुम्हार की ओर देखती हुई फिर बोली, ढेना ढेनी बुतरू जन्मा लिया, कितना भी दो इसका पेट कहियो न भरने वाला है। नाखून काटने के बाद छुटकी पुड़िया से रंग निकाल कर मिलाने लगी। साल भर देह दिखाए या ना दिखाए, पर मरनी और ब्याह में बर्तन क्या दे दिया, पहुंच जाता है हिस्सेदारी पर अनाज लेने। थोड़ा जोर से बोलते हुए ताकि विपिन सुन सके, हमरे ससुर जी तो बिना नागा किए हर एतबार को माँ साहब की दाढ़ी बनाने जरूर आते थे। हमरा तो वाजिब हक बनता है। अब कुम्हार समझ चुका था निशाना उसी पर साधा जा रहा है। उसने भी अपने हिसाब से जवाब दिया, हम कब कह रहे हैं कि सब हिस्सा हमरे होगा। धोबिन नाउन पचपौनिया में आते ही हैं, उसी तरह हम भी हैं। जितना तुम लोगी उतना हमरा भी होगा। 25 पसेरी से एक्को कनवा कम नहीं। मेहनत की बात मत करो, तुमसे कम हम भी नहीं खटते हैं। नाउन कुम्हार का झगड़ा वहीं शुरू हो गया। विपिन उठकर चला गया। पीछे से पत्नी की आवाज़ आ रही थी, देंगे क्यों नहीं देंगे, जो धारे हैं तुम लोगों का वो तो किसी भी हाल में देना होगा। ग्रहण लगने के पहले, नहीं तो महाजन के सूद की तरह वो भी दुगुना हो जाएगा। विपिन का दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। पत्नी नाउन कुम्हार सबकी आवाज़ दूर तक आ रही थी। वो खेत के आर पर तेजी से चला जा रहा था। भोज ऐसा हुआ कि आसपास के इलाके में चर्चा हो रही है। पंडित जी दक्षिणा लेकर अघा गए। महापात्र जी को सब मिलाकर थोड़ा और की भाषा वो नहीं भूले। पशु पक्षी से लेकर आदमी मतलब गांव समाज भी तृप्त हो गया भोज खाकर। पर इस तृप्ति प्रशंसा का वो क्या करेगा जब परिवार भूखा रहेगा। इस प्रशंसा से वो कर्ज उतार पाएगा? कैसे चुकाएगा कर्ज? खेत बेचकर या पत्नी का जेवर बेचकर? जितना सोचता उतनी ही तेजी से खेत की पगडंडी पर चला जा रहा था। उस खेत में जाकर रुका जहां बाबूजी के साथ बचपन में मटर की छिमियाँ तोड़वाने बैलगाड़ी से आता था। अवचेतन कितने सारे दृश्यों को मस्तिष्क में छिपाए रखता है और समय आते ही वो दृश्य बिखर जाते हैं। हरी मटर, नीले फूल, पके हुए लहलहाते गेहूँ, कितने अन्न उपजाए हैं इस खेत ने। वो खेत में बैठ गया। बाबूजी कहा करते थे, तुम्हारे जन्म की निशानी है ये खेत, तुम्हारे लिए खरीदा मैंने, उसका खेत है। लेकिन शायद अब उसे फिर बाबूजी याद आए। बचपन में बाबूजी से सुनी एक कहानी याद आई। पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार जंगल में राम जी को मिला तो उन्होंने जंगल में फल से ही चक्रवर्ती राजा का श्राद्ध किया था। शास्त्र भी कहता है कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, पर धर्म के नाम पर ही कहाँ सुनता है समाज शास्त्र और रामायण की बातें। मृत समाज। व्याघ्र के बाण से घायल क्रौंच की तरह विपिन के आंसू बहने लगे। अभी आप सुन रहे थे सिनी वाली शर्मा की लिखी हुई एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी हंस अकेला रोया। कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।